देखो ये सब समझ लो, ये सब समझ में आता नहीं है, बहुत इजी करके बता रहे हैं। बुक में पढ़ोगे कभी नहीं निकल पाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या। ये अभी सिर्फ आप ये समझ रहे हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है, अभी आप ये समझ रहे हो, समझ में? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या, अभी तो हम किसका व्याख्या किए ही नहीं है। अभी सिर्फ हम विधि समझा रहे हैं कि विधि किसको विधि मानेंगे या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होगा, उसका अक्सर व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। एक बार समझ गए तो आर्टिकल 21 पूरा बढ़िया समझ जाओगे। ठीक है, नहीं समझ पाए तो फिर कभी कहीं से भी नहीं समझ पाओगे, समझ में? अब यहाँ पे है कि न्यायपालिका ने जो है मेनका गांधी वाद में जो है, मेनका गांधी वाद में जो थ्योरी दिया, दो थ्योरी दी। एक तो थ्योरी इसमें ये दिया गया, ठीक है, कि इसमें जो है कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों के स्वेच्छाचारी विधि की समीक्षा कर सकती है। किस आधार पर करेगी? कि वह जो है प्राकृतिक विधि के अनुरूप है या नहीं। ठीक है, प्राकृतिक विधि के अनुरूप है या नहीं, मतलब अगर कार्यपालिका और विधायिका दोनों अगर स्वेच्छाचारी विधि बनाता है तो उसकी समीक्षा करेगा कि वो प्राकृतिक विधि के अनुरूप है कि नहीं। प्राकृतिक विधि के अनुरूप है या नहीं है तो वह रद्द भी कर सकते हैं। समीक्षा का मतलब क्या हुआ? समीक्षा का मतलब हमेशा याद रखना, जब रिव्यू होता है ना, रिव्यू होता है या समीक्षा होता है, इसका मतलब होता है किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित करना। किसी भी कानून को वैध, लीगल या इलीगल घोषित करना। तो कोई भी कानून बनाएगी उसको वैध बनाएगी या तो लीगल या इलीगल बनाया जाएगा। तो मान लो कि कोई भी कानून बनाया गया और वो स्वेच्छाचारी विधि है तो उसकी समीक्षा जब करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो क्या करेंगे? अगर प्राकृतिक विधि के अनुरूप नहीं है, नेचुरल लॉ के अनुरूप नहीं है, तो उसको अवैध भी घोषित कर देंगे ना, इलीगल कर देंगे समीक्षा में। ठीक है, अगर अनुरूप है तो लीगल करेंगे। तो समीक्षा तो वही होगा, वैध या अवैध करना। तो या तो कानून जो लो न्यायपालिका क्या करेगी, या तो उसका जो है लीगल करेगी या इलीगल करेगी। ठीक है, यही हो गया। किस आधार पर करेगी? नेचुरल लॉ के आधार पर। समझ में? प्राकृतिक विधि के अनुसार। मतलब प्राकृतिक विधि क्या हो गया? जो मनुष्य जन्म लेता है उसके साथ जो जो अधिकार उसको मिलना चाहिए वो सारे जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्राकृतिक विधि के अंतर्गत जो नेचुरल लॉ होता है, जो सबको अधिकार देता है, उसके अनुरूप है कि नहीं। अगर कोई विधि बनाया गया जो लगता है कि जो मनुष्य को मिलना चाहिए जन्म के साथ वो चीजें नहीं मिल रहा है, उसको हनन कर रहा है, तो उसको अवैध कर देगी, है ना। जैसे मान लीजिए बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी है, तो माना गया कि भाई बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाना एक तरह से क्या है, नेचुरल जो लॉ है उसका क्या है, उल्लंघन है। इस आधार पर इसको क्या करेंगे? रद्द कर देंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। इस आधार पर जो है न्यायपालिका क्या करती है? रद्द या उसको जो है वैध या अवैध बनाती है। दूसरा जो थ्योरी है ये है सम्यक विधि। सम्यक जो है विधि, सम्यक विधि का मतलब होता है, ये जो है स्पेशली जो है अमेरिका के न्यायपालिका में ये मतलब था। सम्यक मतलब होता है कि न्यायपालिका जो है विधियों का जो है क्या करती है? विधियों को डिफाइन करती है, विधियों की परिभाषा देती है, या फिर जो है कोई भी अधिकार है या नहीं है उसकी जो है वो खुद ही जो है परिभाषित कर देती है। तो अमेरिकी जो है कोर्ट में अभी तक क्या था कि न्यायपालिका जो है विधि नहीं बनाती थी। न्यायपालिका जो विधि बनता था
उस विधि की समीक्षा कर सकते थे। लेकिन इस केस में जो है मेनका गांधी वाद में इसमें बोला गया कि न्यायपालिका अलग हटकर जो है व्याख्या भी कर सकती है। मतलब कौन सा जो है अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, इसकी भी व्याख्या किया जाएगा। मतलब अब जो है न्यायपालिका क्या करेगी, समीक्षा के साथ साथ जो है, समीक्षा के साथ साथ क्या होगा कि विधि जो है, विधि बोल रहा है, समीक्षा के साथ साथ जो है अधिकारों की व्याख्या भी करेगी। अधिकारों की व्याख्या भी करेगी और घोषित भी कर देगी। मतलब 1978 के बाद जो है न्यायपालिका ने क्या किया, आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है उसने क्या किया, अधिकारों की व्याख्या करना स्टार्ट किया और बोले कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है जो जीवन, क्योंकि हम बोले थे मेनका गांधी बाद में जो है क्या हुआ कि एक वर्ड जोड़ा गया था गरिमापूर्ण, है ना, बोले थे ना कि गरिमापूर्ण मतलब डिग्निटी, किसी भी मनुष्य को जो है डिग्निटी के साथ जो है जीवन जीने का जो है राइट है आर्टिकल 21 में। और न्यायपालिका ने यहीं पे बोला कि जो है कोई जरूरी नहीं कि जो कानून विधि बना है या जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में आया है उस बस अधिकार उतना तक ही है, बल्कि जो है उसकी व्याख्या अगर हम करेंगे तो व्याख्या में जो है अलग जो है विधि का निर्माण भी हो सकता है। तो इसलिए न्यायपालिका ने क्या किया कि जो है सम्यक विधि अपना लिया, जो है एक जो है नया विधि जो है कोर्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि आर्टिकल 21 में तो कहीं उल्लेख नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो है जीव, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की। अब बोले कि इसके अंतर्गत जो है लोगों को किस तरीके का अधिकार चाहिए, आवश्यक है, तो मालूम चला कि जो है उसमें जो है आजीविका का अधिकार भी शामिल है, मालूम चला उसमें पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। समझ में? तो अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दिया हुआ, तो ये कहाँ से आ गया पर्यावरण का अधिकार? हम बोलते ना कि पर्यावरण का अधिकार आ गया या आजीविका का अधिकार आ गया या भोजन का अधिकार आ गया, ये कहाँ से आया? तो ये जो विधि बना, व्याख्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। समझ में? ये कार्यपालिका भी नहीं बनाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने से परिभाषित कर दिया आर्टिकल 21 का, इसके अंतर्गत जो है लोगों को पर्यावरण का भी अधिकार आता है। तो ये जब जो व्याख्या की और नया जो टर्मिनोलॉजी जोड़ दी कि जो है इसमें जो है पर्यावरण का भी अधिकार आता है, इसमें जो है भोजन का भी अधिकार आता है, इसमें लोगों को आश्रय पाने का भी अधिकार आता है, तो ये क्या है, यही सम्यक विधि है। मतलब एक नया जो है विधि इसमें जोड़ देना। समझ में? तो नया विधि बनाने लगे। अब इसी सम्यक विधि के तहत जो है डीजल गाड़ियों पर बैन करना या जो है सीएनजी गाड़ियों को चलाना, पटाखों पर बैन करना, ये सब सुप्रीम कोर्ट करती है, इस सम्यक विधि के द्वारा करती है। एक विधि जो बना हुआ है और एक नई विधि जो बनाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो विधि बना हुआ है उसकी समीक्षा करती है और जो नहीं बना हुआ है उसको बना देती है। समझ में? तो बनाती है तो सम्यक विधि हो गया, जो बना हुआ है वो विधि द्वारा स्थापित है। समझ में? वही तो बता, निरंकुश स्वेच्छाचारी मतलब अपने हिसाब से कानून बना देना। मतलब स्वेच्छा मतलब जो है जनता का, मतलब बोलते हैं ना कि कानून का निर्माण किस तरीके से होना चाहिए, तो जनता के हिसाब से होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि जो है जो कानून बनता है तो सरकार क्या करती है कि कानून, ऐसा कानून लाती है जो अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। लेकिन मान लीजिए अपने स्वेच्छा से बना रहे हैं, जनता से उनको मतलब नहीं है, हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं कि जनता को इस कानून से फायदा है या नहीं है या उनको लॉस होगा, और हम अपने हिसाब से कानून बना के दे दिए और जनता जो है उस पर जो है त्राहिमाम कर रही है, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए बोला कि वैसा कानून आप नहीं बना सकते जो जनता के अधिकारों को समाप्त करते रहे, वो स्वेच्छाचारी हो गया। संविधान में जो है आपको दिया गया है कि जो है जो मूलभूत आवश्यकता है उसके हिसाब से राइट्स दिया गया है, लेकिन राइट्स आप छीनने लगेंगे मनुष्य का, चाहे नैसर्गिक राइट छीन लीजिए, चाहे उनका जो है जो मूलभूत अधिकार है वो छीन लीजिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके जीवन जो है फिर वही पहुंच जाएगा जहां चले थे। और सच्चाई यही भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहे, अगर व्याख्या नहीं करे,
तो आपका राइट्स को छीनने में सरकार को 2 मिनट नहीं लगेगा। सरकार कभी भी नहीं चाहती है ना कि जनता जो है उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, कभी नहीं चाहेगी। सरकार तो कोशिश करती है कि जो है जो भी पावर में एक बार चला जाता है, जो सरकार में शामिल हो जाता है, वो पावर छोड़ना चाहता है, कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। वो चाहेगा पावर जो है जब तक हम जिंदा रहे ऐसे ही हम सत्ता का सुख भोगते रहें, ऐसे ही जो है 10 गाड़ियों काफिला में घूमते रहें, ऐसे ही जो हम जहाँ मन करेगा वहाँ पर जो है हम कानून बना दें। कभी वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। सत्ता कौन छुड़वाता है? जनता छुड़वाती है। तो जब जनता सत्ता छुड़वा देती है तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, तो सरकार को मौका मिलेगा तो जनता के ही अधिकार को नहीं छीन लेंगे कि तुम मेरा सत्ता छुड़वाओगे, बंद करो इन लोग को वोट देना। अब जो है बना लिया कि भैया अब चुनाव उनाव नहीं होगा, अनंत काल तक हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम प्रधानमंत्री रहेंगे। कानून बना के रख दिए, स्वच्छाचारी कानून बन गया। आपका वोट का अधिकार खत्म, चुनाव का अधिकार खत्म, खत्म हो गया। बना तो बना दिए गए। आप विरोध कीजिएगा तो फोर्स है ना उसके पास, रेगुलेट कर देगा, सबको ले जाकर जेल में बंद कर देगा। जेल में बंद कर दिया, आपका देही स्वतंत्रता खत्म। 10 को गोली मरवा दिए, आपका प्राण का खत्म हो गया। स्वच्छाचारी क्या होता है? आप स्टूडेंट लोग जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, अब मालूम चलता है कि उनकी पिटाई हो जाता है, या मालूम चलता है कि जो है 2-4 स्टूडेंट गोली से मर भी गए, तो उनकी जो फंडामेंटल राइट हो तो खत्म हो गया। धरना प्रदर्शन का तो अधिकार है उसका, सरकार तो रोकती ही है, नहीं रोकती है, कितना रोकती है। तो ये है कि ये न्यायालय आपकी जो है अधिकारों को प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे अभी एग्जाम्पल अभी बता रहे थे तुमको, जैसे अभी जो है कल हम डिबेट में सुन रहे थे न्यूज में कि बोला गया कि जो है पूर्व जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्हीं के साथ जो है डिबेट हो रहा था। तो बोला गया कि अच्छा ये बताइए कि जो है जब चुनाव होता है, तो चुनाव होने के बाद जो है जब क्लोज होता है चुनाव, तो क्लोज होने के बाद जो डेटा होता है वो डेटा तो अंतिम होता है, वो डेटा अंतिम होता है। तो जो अभी निर्वाचन आयोग लगभग 11 दिन के बाद डेटा दिया है, एक तो होता है कि मतलब जो है 24 घंटे के अंदर में जो है डेटा रिलीज हो जाना चाहिए। पारदर्शिता तो इसी को बोलते हैं कि भाई आप कितना किस पोलिंग बूथ में कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ, कितना लोग जो है मत दिया, कितना लोग नहीं दिया। तो आपने जो है आपने बताया कि चलो 5 बजे तक या 4 बजे तक मान लीजिए 61% हुआ, और फिर 4 बजे के बाद जो है आपने जो है उसके बाद का डेटा आप नहीं देते हैं, और उसके बाद डेटा आप 11वां दिन देते हैं, और 11वां दिन डेटा देने के बाद जो है आपका जो है वोट परसेंट 6% बढ़ जाता है। मतलब अभी जो इन लोगों ने डेटा दिया है उस हिसाब से जो डेटा शुरू में दिया गया था उस डेटा से लगभग 5 से 6% वोट परसेंटेज बढ़ गया। मतलब कि मतलब लास्ट 3 बजे या 4 बजे तक का जो डेटा दिया गया उसके बाद के डेटा में जो है लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वोटिंग किए, समझ में? तो ठीक है, चलो वोटिंग भी किए, तो ये भी तो होता है ना कि मतलब जो डेटा है वो आपने रिलीज 24 घंटे में कर देते कि भाई इतने करोड़ लोगों ने जो है वोट दे दिया, या 20 लाख लोगों ने वोट दिया, डेटा आप दे देते 24 घंटे के अंदर में, लोग विश्वास कर लेता है। लेकिन आप 11 दिन के बाद डेटा देते हैं तो लोगों को संशय तो होता है। और चुनाव आयोग को तो भाई जो है पारदर्शी माना जाता है कि पारदर्शी जो है चुनाव करवाती है, सबको पता होता है। तो उसने बोला कि सिंपल सा होता है कि चुनाव आयोग को लेट क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा लेट क्यों हो रहा है। बोला तो वो बोले कि भाई ये हमको नहीं मालूम क्यों लेट हो रहा है, लेकिन सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है कि जो भी व्यक्ति जाता है वोट देने के लिए रजिस्टर में वो लिखाता है, वो फॉर्म 16 में होता है। फॉर्म 16 में वो लिखाता है कि कौन व्यक्ति आया, वोट अपना देके चला गया, वो नंबरिंग किया हुआ रहता है। वो नंबरिंग जो है लास्ट तक होता है, जब अंतिम व्यक्ति आता है तब तक वो एंट्री होता है। फिर उसके बाद 17C का फॉर्म होता है, उसमें 3 कॉलम बना हुआ रहता है। उसमें होता है कि जो है कुल कितने मतदाता इस पोलिंग बूथ में थे, कितने लोग जो है उसमें वोटिंग दिए, और उसमें कितना महिला पुरुष जो है वोटिंग उसमें दिया है, और उसका परसेंटेज क्या है। वो एक कॉलम, उसमें बस वही कॉलम में डेटा आपके पास इतना लोग दे दिए हैं, डेटा है कि कुल कितना मतदाता है, आप परसेंटेज निकाल लोगे कि कितना लोग कितना परसेंट वोटिंग हुआ है, ठीक है। उसमें महिला पुरुष का निकालना है, महिलाओं का वोटिंग कितना हुआ और पुरुषों का वोटिंग कितना हुआ, और ये परसेंटेज जो है फॉर्म 17 में जो है इसमें जो है साइन करके जो है ये पोलिंग एजेंट को भी दे दिया जाता है। ये फाइनल डाटा होता है, ये तो फाइनल हो गया। क्या वो हो सकता है कि मान लीजिए कि
कहीं पे 1 घंटा विलम्ब हुआ, लाइन लगा है, 6 बजे तक वोटिंग हुआ, 7 बजे तक वोटिंग हुआ, तो 7 बजे तक वोटिंग हुआ तो भी तो वो भराएगा ना, तो अंतिम होता है। और उसी को जो है वो चूंकि वो फिजिकल होता है तो उसको चुनाव आयोग में भेजने में समय लग जाता है, 2-4 दिन, 5 दिन, 2-4 घंटा, 5 घंटा फिजिकली करने में। तो मान लीजिए चलो 24 घंटा आप समय लगा लो, ये 11 दिन तो नहीं लगना चाहिए, समझ में। तो अब ये चीजें हुआ, ये फैक्ट है, ये हुआ कि 11 दिन में रिलीज हुआ डेटा, और डेटा जो है लगभग 5 से 6% बढ़ गया। तो कुछ लोग तो इसमें जो है कमेंट भी किए कि भाई ईवीएम में ही जो है वोट जो है बच्चा दे रहा है क्या, जनसंख्या बढ़ जा रहा है उसका। अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में एडीआर चला गया। एडीआर जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी होता है वो चेक करता है ना। तो एडीआर जो है चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब एडीआर का सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है चुनाव आयोग से पूछ लिया। आज शायद सुनवाई उसका, उस सुनवाई हुआ तो पहला उसने बोला कि चुनाव आयोग से पूछा कि भाई क्यों आपका जो है डेटा रिलीज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों नहीं 24-48 घंटा में डेटा आ रहा है आपका। जवाब मांगा है चुनाव आयोग से। और दूसरा ये भी है कि अब ये भी मामला चला गया कि डेटा बढ़ कैसे गया, ये भी चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि कहाँ पे किस पोलिंग बूथ में कितना डेटा कैसे बढ़ा, आप स्पष्ट कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला किया है। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो फिर क्या होगा। विपक्ष तो कई बार जो है जाकर जो है अपना जो है एप्लीकेशन दे दिया कि भाई डेटा कैसे बढ़ रहा है, क्यों रिलीज करने में लेट हो रहा है, बताइए। चुनाव आयोग तो नहीं बताया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए कल को जो डिसीजन दे दे, कल को डिसीजन दे दे कि जो भी जो है आप डेटा हमको उपलब्ध अवेलेबल करवाइए कि क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा डेटा, अगर वो तार्किक होगा तो ठीक है, नहीं तो उतना डेटा को खत्म कर देंगे हम। ये इसका मतलब धांधली करना है आप। तो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चुनाव आयोग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो है प्रयास कर दिया ना। तो न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका हर संस्था को जो है उसके जो दायित्व होता है ना, उस दायित्व से अगर भटक जाए उसको उस दायित्व पूरा करने के लिए वो क्या करता है, डंडा भी मारता है, समझ में। तो सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों का भी रक्षा इसी तरीके से करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है कि वो आपके अधिकारों को बचाने वाला वही है। अगर वो ना रहे तो सरकार तो कब का जो है अधिकार खाक बैठ जाती है। वो तो सुप्रीम कोर्ट है कि हर बार जो है सरकार के ऊपर इतना दबाव बना देती है, और लोकतंत्र हमारा इतना मजबूत है कि कोई भी निरंकुश व्यक्ति भी अगर चला जाए तो उसको भी जो है हटाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है इंदिरा गांधी का था कि शुरुआती फेज में जो पहला जो 5 साल था उसमें वाकई में बोला जाता है कि निरंकुश जो है निरंकुशवाद था। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है इंटरनल इमरजेंसी लगाना। लगभग 1.5 साल तक देश में जो इंटरनल इमरजेंसी लगा था, और उस इमरजेंसी में जो है कई लोगों को जेल में डाला गया था, बहुत सारे लोगों को, समझ में। और चुनाव में जब गई तो पार्टी भी हार गई और खुद भी हार गई, खुद भी रायबरेली से हार गई थी चुनाव, समझ में। इंदिरा गांधी खुद भी हार गई थी। उसके बाद जो है जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में। फिर इंदिरा गांधी को जेल भी जाना पड़ा। जनता पार्टी सरकार जो है जेल में भी उनको बंद कर दी, कुछ समय के लिए बंद रही। फिर उसको बाहर आए तो उनको लगा कि जो है अपना विवेचना की चीज़ों को। और उसके बाद बोला जाता कि जो है इसी बीच में जो है बिहार में एक जो है घटना हुआ था, बाढ़ आया था, समझ में। बाढ़ आया था, शायद बेलची जगह का नाम है। उस जगह पे जो है बाढ़ आया था, बहुत लोग, बाढ़ आया था, नहीं बाढ़ नहीं है, कुछ जो है दलित लोगों का जो हत्या हुआ था, बाढ़ नहीं आया था, दलित लोगों का शायद कुछ वैसे जातीय हिंसा हुआ था, और उस हिंसा में शायद वो गई थी। तो जब गई थी तो रास्ता नहीं था, पूरा दलदल टाइप का था। तो वो बोला जाता कि वो
उस दलदल में भी चली गई थी। फिर हाथी मंगाया गया, हाथी पे बैठ के गई थी और उसके बाद जो है वहाँ से टर्न आउट हुआ। फिर उसके बाद जो है वो जब सरकार इनका 1.5 साल के बाद जो है गठबंधन टूट गया, गिर गया, फिर चुनाव में गए तो फिर से जीत के आ गए, समझ में। तो फिर बोला जाता कि फिर वो थोड़ा उदार टाइप का हो गई थी। तो ये होता है कि जनता वैसे लोगों को भी हरा देती है जो निरंकुश होता है, लेकिन ये प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस अगर नहीं होगा तब तो फिर हराना ही मुश्किल हो जाएगा किसी को भी। तो प्रोसेस मतलब है कि जो आपका लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो रहना चाहिए, और ये बचाने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। ये आपका विधि का स्थापित हो गया है ना। यही जो है विधि की संयुक्त प्रक्रिया क्या हो गया? विधायिका और कार्यपालिका की समीक्षा और जो है नए तरीके से जो है उसका अधिकार करना, ठीक है। चलो अब इसी में जो हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का व्याख्या करेंगे, ठीक है, संयुक्त प्रक्रिया के साथ, तब आप समझ में आएगा। ब्रेक ले लो तो उसका तो इसको करवा देंगे।